इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्फ्रेड वेगनर की थी। ठीक है, और वो थ्योरी ये बताती थी कि हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन है, सपोज़ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, एशिया है, तो इन सब का जो प्रेजेंट लोकेशन है उनका रीज़न क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या क्रिटिसिज्म थे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थे, और अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन देखा कि हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से फ़ायदा क्या मिलता है। ठीक उसी तरीके से एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि आखिर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने एक्सप्लेन किया था, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुआ, उसके पीछे का रीज़न तो वो थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट कुछ हद तक जो है आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ये इस बात को एक्सप्लेन करती है कि आखिर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो एक्चुअली में मूव किस लिए करती हैं। और ये थ्योरी आगे चल करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जब प्रपोज की जाती है या बनाई जाती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का। और ये थ्योरी फाइनली जा करके, ये थ्योरी प्लस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इवन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स का बेस बनते हैं, जो आज हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देती है माउंटेन फॉर्मेशन से लेके आइलैंड फॉर्मेशन तक। तो आज हम देखेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में कि आखिर ये थ्योरी कहती क्या है। आर्थर होम्स का ये कहना था कि अर्थ के कोर में, इवन मैंटल में बहुत ज़्यादा हीट है, जिस हीट की वजह से मैंटल में कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब क्या होता है कि करंट्स इस तरीके से राइज होंगे हीट के और इस तरीके से सबसाइड डाउन होते हैं, इन्हें कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। ये पोर्शन हीटेड होता है जिसकी वजह से ये करंट्स ऊपर जाते हैं, फिर ये यहाँ पे आ करके इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन थोड़ी ठंडी रहती है, जिसके बाद ये जो करंट है यानी जो मैंटल पोर्शन है या जिसे आप मैग्मा कह सकते हैं, वो ठंडा होकर के ये नीचे फिर से आता है और फिर से ये साइकिल कंप्लीट होती, इसीलिए से करंट कहा जाता है कि एक ये करंट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को मूव करता है, ऐसा आर्थर होम्स का कहना था। अब ये जो हीट जनरेट होती है, उस हीट के पीछे रीज़न कहा गया कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या रेडियो एक्टिविटी जो हमारे अर्थ के इनसाइड होती है, वो रीज़न है हीट जनरेशन का, जिसकी वजह से ये कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं और फाइनली जा करके जब वो क्रस्ट के पास पहुंचते हैं यानी लिथोस्फीयर के नीचे जब रहते हैं तो वो उसे मूव करते हैं। लिथोस्फीयर को एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि लिथोस्फीयर आखिर किसे हम कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो हमारा क्रस्ट है और हमारा अपर पार्ट ऑफ अपर मैंटल। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ अपर मैंटल, तो ये हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। इस अपर पार्ट, इस लिथोस्फीयर के नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर है और एस्थेनोस्फीयर जो कि है मेंटल का पार्ट है। तो ये हीट करंट, ये जो करंट जनरेट हो रहे हैं, ये मेंटल में जनरेट हो रहे हैं और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव करते हैं। अब होता क्या है कि जब करंट्स यहाँ से राइज होते हैं, ये कोर है यहाँ पे, ये पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा पोर्शन है मेंटल का। अब यहाँ जो करंट्स मूव होते हैं, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इसी को लेकर के मानते हैं। कन्वेक्शनल करंट यहाँ से राइज हो रहे हैं और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फिर यहाँ सबसाइड कर रहे हैं और ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं जिसे करंट कहा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है, ये करंट इस तरीके से यहाँ जा रहा है और फिर ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब जब करंट यहाँ आता है इस पोर्शन में, तो ये इसके जस्ट ऊपर वाला जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसे ये पुश करता है और ये अपने साथ ड्यू टू फ्रिक्शन जो है इसे ये मूव करता है। ठीक उसी तरीके से ये जो कन्वेक्शनल करंट रहेगा वो इस प्लेट को यहाँ पे मूव करता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट है, तो ये इस डायरेक्शन में इसे मूव कर रहा है। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जिसे हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, ये मूवमेंट जो है, ये प्लेट दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। इस कोलिजन की वजह से हमें फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो पोजीशन हो रही है जहाँ पे दो करंट्स या दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मिल रही हैं, इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है, यानी कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस की बात कही गई है, यहाँ डाइवर्जेंस का डायग्राम थोड़ा सा
यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, डाइवर्जेंस इस तरीके से होगा कि एक करंट इस डायरेक्शन में, इस करंट को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा डाइवर्जेंस के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके। हमने देखा कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी में आखिर आर्थर होम्स ने कहा क्या। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस थियरी के कुछ क्रिटिसिज्म थे वो क्या थे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस थियरी को दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो चीज़ों को समझना। और इस चीज़ को इस डायग्राम्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर करंट, कन्वेंशनल करंट किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये राइज़ हो रहा है, कन्वेंशनल करंट राइज़ हो रहे हैं और यहाँ पे जाकर के ये सबसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये आप मूव होते हुए यहाँ देख सकते हैं, और ये किस तरीके से कन्वेंशनल करंट्स राइज हो रहे हैं। इन्हें लिम्स कहा जाता है। ये लेफ्ट, ये आप कह सकते हैं एक लिम्ब ये है और सेकेंड लिम्ब यहाँ पे है, यानी एज अ पार्ट। ठीक है, और ये हमारा जो है ये आउटर कोर है, जहाँ से और जहाँ से ये कन्वेंशनल करंट्स राइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मैंटल में हो रहा है। और तो ये तो सारी बातें हो गई इस एनिमेशन को लेकर के। अब हम लोग इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। तो अभी जो हम लोग इमेज देख रहे थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो है ये राइज हो रहे थे कन्वेक्शनल करंट्स यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में जब मूव करते हैं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग करंट्स कहा जाता है कि करंट डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक करंट इस तरीके से आ रहा है, एक करंट इस तरीके से आ रहा है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस हो रहा है। और यहाँ पे एक ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, एक ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप फोल्ड माउंटेन्स भी देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये हम इसे कहते हैं कि सब्सिडेंस हो रहा है एक लिथोस्फेरिक प्लेट का दूसरी प्लेट के अंडर, यानी सब्सिडेंस हो रहा है। और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं वो हमारा है प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट, बट ये इमेज एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो थियोरी आर्थर होम्स की थी, इसका हमारे पास कोई अगर एविडेंस या एग्जांपल है तो बहुत सारे एविडेंस है जिसके ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स पूरी बेस्ड है, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल देखेंगे, वो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो हम कन्वेक्शनल करंट्स की बात कर रहे थे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम देखें तो अफ्रीका का जो ये ईस्ट पोर्शन है इसको कहा जाता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। यहाँ पे दो डाइवर्जिंग करंट्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकेज, यानी ये लैंडमास जो है ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से। और फ्यूचर में यानी काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आप ये देखेंगे कि ये पोर्शन यहाँ से आप अलग होता हुआ देख रहे हैं, और ये एक सेपरेट पार्ट रहेगा और यहाँ पे वाटर फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है उस कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से कैसे ये ब्रेकअप हो रहा है, प्रोजेक्टेड ब्रेकअप। ठीक है, और इसी रिफ्ट वैली का जो ये अभी पोर्शन है, यहाँ पे आप बहुत सारी लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। वो लेक्स इसी रिफ्ट वैली की वजह से जनरेट होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं एक लेक विक्टोरिया के बारे में जानते हैं, लेक न्यासा के बारे में जानते हैं, और यहाँ पे लेक मलावी भी है, और भी लेक एल्बर्ट भी है, बहुत सारी लेक्स हैं। वो लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट्स जो हैं पूरे लिथोस्फेरिक प्लेट्स को ब्रेक डाउन कर रही हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ क्रैक्स क्रिएट हो रहे हैं। उन क्रैक्स में वाटर डिपॉजिट हो गया, जिनकी वजह से लेक्स प्रिपेयर हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल की बात की किस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में इसके कन्वेंशनल करंट थियरी की। तो जो जिन्होंने इस थियरी को काउंटर किया, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो एंटायर प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिव हीट के ऊपर बेस्ड है। अगर रेडियो एक्टिव हीट नहीं रहेगी तो ये पूरा सिस्टम उसी वक्त फेल हो जाएगा। और क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि क्योंकि हम अंदर तक देख नहीं सकते हैं, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें ये डायरेक्टली पता चल सके कि इनसाइड अर्थ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से उन्होंने ये इस चीज़ को रिब्यूट किया कि रेडियो एक्टिव अगर हीट नहीं हुई तो आपका ये जो आपकी जो थ्योरी है ये तो फेल हो जाएगी।
या फिर कोई और सोर्स रहा जिसकी वजह से सफिशिएंट हीट जनरेट नहीं हो रही, हीट हो सकता है हो लेकिन बट उतनी सफिशिएंट हीट ना हो, तो उस तरीके से क्या हो सकता है कि ये आपकी थ्योरी फिर से काम नहीं करेगी। इसका मतलब नॉट सफिशिएंट अगर हीट रहेगी तो कन्वेक्टिव करेंट्स होंगे नहीं, वो आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कोई और रीज़न हो सकता है लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट का। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस किस तरीके से कि जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि जब यहाँ से कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं तो ये अपना हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं इस लिथोस्फेरिक प्लेट को। हीट ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि इसे हीट अप कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ हीट जो है लॉस हो जा रही होगी इसको हीट अप करने में, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो उनका यही कहना था, जिन्होंने काउंटर किया, जिन साइंटिस्ट ने या जिन जोग्राफर्स ने काउंटर किया, उन्होंने कहा कि अगर हीट लॉस हो जाएगा तो जो एफिशिएंसी है यानी जो कैपेसिटी है, जितना हीट रिक्वायर्ड है उस प्लेट को मूव करने के लिए, वो नेक्स्ट टाइम नहीं रह जाएगा। तो फिर आपके ये सिस्टम जो है ये फेल कर जाएगा। ये सारी क्रिटिसिज्म की बातें थी जो बाकी सारे जोग्राफर्स ने उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजिस्ट उन लोगों ने ये बातें कही। तो ये तो हमारी बात हो गई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है ये कन्वेक्शनल करंट जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव कर रहे हैं। और हमने कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लिया। हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को देखा। आगे की बात ये है कि इस थियोरी ने काफ़ी कुछ हेल्प किया और बहुत बड़ा रोल प्ले किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी को डेवलप करने में, और इवेंचुअली हमारी प्लेट टेक्टोनिक थियोरी को डेवलप करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है थियोरी हैरी हेस की किस तरीके से बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट है। प्लस हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी देखेंगे। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दी IAS लैब्स के, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।